अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब और वसीम अल्ताफ़ साहब को सब लोग जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हम उनको डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा और सुना करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मुझे आज आपसे जो बात करनी है वो यकीनन आज की छुट्टी से रिलेटेड है। आज हम लोग सब ऑफ करके बैठे हैं, आपको मालूम है। और वो जी बनाया ये जा रहा है कि जी यौम तकबीर यानी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान बना और कहा गया कि जी अब कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख पाएगा। वैसे पहले भी कोई नहीं देखा करता था, लेकिन आपके ख्याल से भुट्टो साहब का नारा हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त एटम बम बना चुका है और एक्सपेरिमेंट भी हो चुके हैं। कई लोगों को धमकियां भी हम देते रहते हैं उठते बैठते, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को कुछ हासिल हुआ क्या? वाकई में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इतनी मजबूत हो गई कि अब कोई हमारी तरफ नहीं देख पाएगा एटम बम की वजह से? बिल्कुल नहीं जी। देखिए, एटम बम से सिक्योरिटी नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया के पास, स्विट्जरलैंड के पास, साउथ कोरिया के पास, जर्मनी के पास, जापान के पास कोई एटम बम नहीं है। क्या हम उनसे ज्यादा सिक्योर हैं या वो ज्यादा सिक्योर हैं? वो ज्यादा सिक्योर हैं एटम बम के बगैर। सिक्योरिटी जो है वो आती है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग हैं, आपके अवाम में कितनी सलाहियतें हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है, आपका जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रैंकिंग है, आपके यहाँ कितनी बड़ी मिडिल क्लास है, आपका जीडीपी क्या है, आपका जीएनपी क्या है, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं। ये चीजें मुल्क को सिक्योर करती हैं, ये चीजें मुल्क को इज्जत दिलाती हैं। ये चीजें अगर एक काबिल रश्क हद तक हों तो आपकी दुनिया में तकरीम होती है, इज्जत होती है। आप एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और आपने एक क्लाशनिकोव रखी हुई है, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? आप पहले जो बुनियादी इंसानी जरूरियात हैं वो पूरी करें, तो फिर आपको इज्जत मिलेगी। आप हाथ में एक बंदूक पकड़ लेते हैं और पैसे आप उधार लेके लोगों से खाना खाते हैं, तो आपकी इज्जत कौन करेगा? यानी एक हाथ में आपने कटोरा पकड़ा हुआ है, यार इसमें कोई खैरात डाल दो, और दूसरे हाथ में आपने एटम बम पकड़ा हुआ है, तो उस एटम बम की क्या हैसियत है? आपको तो उल्टा एटम बम की हिफाजत के लिए आपके लिए मसला बना हुआ है जी। तो उसकी हिफाजत आपने करनी है जी, और उस पर आप पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं और खाने को आपके पास है नहीं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि हम सिक्योर हुए हैं। हम तो इनसिक्योर हो गए हैं। हम तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। हम एटम बम बनाने में पैसे खर्च करते रहे, हम टैंक बनाने में, जहाज खरीदने में, सबमरीने खरीदने में पैसे खर्च करते रहे, और हमने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। हमने गुर्बत दूर करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। हमने अपने तल्लुकात खराब कर लिए हमसाया ममालिक के साथ। तो आज हम कहीं ज्यादा इनसिक्योर हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के साथ, सोशल इंस्टेबिलिटी के साथ। और वो एटम बम जो है, जो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, अब तो मेरे ख्याल उसको जंग भी लग गया होगा, जिसके सर पे हम नारे मारते हैं और बढ़ के मारते हैं। मगर सर हम तो ये कहते हैं कि अगर एटम बम ना होता तो हमें तो भारत खा गया होता। हम उसी वजह से बचे हुए हैं। देखिए जी, बात यह है, 47 48 में हमारे पास एटम बम नहीं था, ठीक है।
इंडिया हमसे बड़ी एक मिलिट्री पावर उस वक्त थी, हमने कश्मीर में जिहादी भेज दिए और अपने अफसर भी भेजे। तो 47-48 में पंगा हमने लिया। 65 में हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया कश्मीर में, और फिर हमने कश्मीर में दरअंदाजी शुरू की 65 में, और उसके जवाब में फिर भारत ने लाहौर पे हमला किया, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको एक डिस्ट्रेस में मुब्तला कर दिया था कि उनको फिर वो प्रेशर कम करने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम पे अटैक करना पड़ा। 71 में हमने 4 और 5 तारीख की रात को इंडिया पे हमने अटैक किया, ठीक है जी। कारगिल हमने किया, मुंबई जो है वो हमने किया, पठानकोट हमने किया, एयर इंडिया का जो जहाज अगवा होकर कंधार पहुंचा वो हमने किया, हाफिज सईद को और वो जो मसूद अजहर, मोहम्मद का था मसूद अजहर, हम्म, उनको हमने तैयार किया और हमने उनसे दहशत गर्दी करवाई, ठीक है। ये सब कुछ तो हम करते रहे ना, ये तो हमने किया। तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की, ये सब कुछ तो हमने किया। तो खतरा हमें किससे है भाई, किससे खतरा है हमें? मुझे आप बताएं ना, एटम बम हमने चलाना कहां पे है, बिल्कुल। और चलाने देगा कौन हमें? इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अगर आपने एटम बम इस्तेमाल करने का सोचा भी तो जो आलमी ताकतें हैं ना, वो आपका ठीक ठाक बंदोबस्त कर देंगी। आपने अगर सोचा भी कि आपने एटम बम इस्तेमाल करना है, ये मजाक है एटम बम का इस्तेमाल। एटम बम जो है वो किसी एक एक मुल्क को तबाह नहीं करते, एटम बम किसी एक कौम को तबाह नहीं करते, वो खित्ते को तबाह करते हैं, वो आपके पूरे क्लाइमेट को आलूदा कर देते हैं, आपकी पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देते हैं। एटम बम जो है वो आपके दरियाओं को वो जहरीला कर देते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो है वो पूरे खित्ते में फैलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर दूसरी कोई कंट्री इतना एटम बम की धमकियां नहीं देती जितनी पाकिस्तान की तरफ से जाती है। देखे ना, हमारे और है पास एटम बम है, पाव पाव के बम है, पता नहीं क्या कुछ हम बोलते हैं। जैसे आपने अभी लिस्ट एक गिनाई, से कहीं लंबी लिस्ट है जो हमने भारत में जाके गड़बड़ की, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम कहते हैं नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, और अगर कोई बात करे तो कह देते हैं लो जी ये तो पाकिस्तान मानते के नहीं खिलाफ है। बात कर रहे हैं। अजमल कसाब का तो मान गए ना, हम हाँ, नहीं किया था, कारगिल का भी फिर मान गए उसका तो ना। घर तक दिखा दिया था हामिद मीर साहब ने, और फिर ये हाँ, वो इन्होंने कहा सारा नहीं। किया था। तो हाँ, अब जब आप ये इस तरह के आप नारे नारे फिर लगाएंगे ना आप, हम एटम बम हमारे पास है, ये है, ये एक तरह से बड़े एक घटिया तरीके से दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे दें, हम्म। हमें हमें आप पैसे दें जी, नहीं तो हमारे पास एटम बम है। तो सर ये जो बार बार इस्लामिक बॉम्ब का एक एक नारा लगाया जाता है जी, इस्लामिक बॉम्ब है, ये क्या हम गल्फ कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं? यदि आप हमसे खरीद सकते हैं, चाहे या ये ईरान को कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था जी ये इस्लामिक बॉम्ब का ये जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, और उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि भाई जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको एक पैरेलल एक कह लें कि एक अलायंस के तौर पे दुनिया के सामने लेके आए ये। लेकिन वो फिर आपने देख लिया कि क्या हुआ उसका। हम्म, हम्म, तो बाकी ये है कि अब ना अरब कंट्रीज बाय करती हैं इस कॉन्सेप्ट को, हम्म, इस्लामिक बॉम्ब को, ना किसी को जरूरत है इस वक्त बॉम्ब की। आपने एक बॉम्ब बना लिया था, आपने वो रखा हुआ है, और आप कभी कभी वो नारे मार देते हैं जी कि हमारे पास ये बम है, लेकिन दूसरी तरफ इस बम के नतीजे में आपने पूरी अपनी इकोनॉमी को तबाह कर लिया है। यानी जितना पैसा आपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खर्च किया वही अगर अवाम पे खर्च किया होता तो मुल्क आज कहीं ज्यादा मजबूत होता। मुल्क की तो चूल्हें हिल गई हैं।
अभी बजट आने वाला है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि बजट बनाएं कैसे, पैसा कहां से लाएं। तो मैं तो समझता हूं कि ये आज हमें यौम तकबीर नहीं मनाना चाहिए, हमें यौम नदामत मनाना चाहिए कि हम कहाँ ये पैसा ज़ाया करते रहे हैं। हम ये पैसा प्रोडक्टिवली भी इस्तेमाल कर सकते थे, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। जी आरज़ू। लेकिन सर एक इम्प्रेशन ये भी है कि इतनी हिफाजत पाकिस्तान की शायद एटम बम नहीं करता जितनी एटम बम की पाकिस्तान को करनी पड़ जाती है। कभी लगता है ये ले जाएगा, कभी लगता है वो ले जाएगा, कभी अमेरिका ले जाएगा, कभी चाइना ले जाएगा, कभी गल्फ कंट्रीज में से कोई ले जाएगा। ये हर वक्त ये जो डर खौफ रहता है। और दूसरा डॉक्टर कदीर खान जो के साइंटिस्ट रहे पाकिस्तान में, उनका भी जो हशर किया गया, उनको जिस तरह से हाउस अरेस्ट वो रहे सारी जिंदगी, उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस भी लगी, चोरी का इल्जाम भी लगा, बेचने का इल्जाम भी लगा। मतलब ये किसी और कंट्री के कोई साइंटिस्ट के साथ हमने ये होता हुआ देखा नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर है कि हाउस अरेस्ट तो बहरहाल वो थे, एलिगेशंस भी उनके ऊपर लगी रही। देखिए जी, आपका कुछ और व्यू होगा। वो बेसिकली एक मेटलर्जिस्ट थे और हॉलैंड में वो काम किया करते थे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि ये न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूज प्लांट होते हैं, यूरेनियम के एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे वो काम करते थे। वहाँ से उन्होंने वो नक्शे वक्शे चुराए और चुरा के पाकिस्तान आ गए और यहाँ आके उन्होंने कहा जी मैं तो ये लेके आ गया हूँ, तो अब आप पैसे वैसे दें तो हम ये शुरू करते हैं यहाँ पे। और इस तरह से उसमें और भी बहुत से लोग थे। ये ज़रा ज़्यादा प्रोजेक्ट हो गए, इनको बहुत ओवर प्रोजेक्शन मिली इनको, डॉक्टर कदीर को। अदरवाइज़ और बहुत से लोग थे जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन ये चूँकि ज़्यादा शौकीन थे मीडिया पे आने के, तो ये ज़रा ज़्यादा मशहूर हो गए। तो वो फिर इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, तो वो उसमें फिर हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इनका साथ देने लगी। फिर इन्होंने जब देखा कि यार इसके ज़रिए तो बहुत पैसा भी बनाया जा सकता है, तो फिर बहुत से लोग जो इनके साथ शामिल थे वो भी इसमें उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों को, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, लिबिया भी था, जिनको इन्होंने कुछ चीज़ें फ़रोख्त की। तो वो फिर जब ये चीज़ें दुनिया को पता चली, दुनिया ने फिर सवाल उठाए, तो इन्होंने फिर कदीर खान को बकरा बना के पेश कर दिया कि जी ये बंदा है जिसने सारा कुछ किया है। हालांकि वो बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ और भी बहुत से थे। उन सब को जो उसके साथ थे वो जरा ताकतवर थे, उनको बचाने के लिए इन्होंने उनको बकरा बना दिया और बाकी जो है वो सारे बच गए। लेकिन कदीर खान अगर हॉलैंड का जो तालीमी निज़ाम है उसका वो कोई ब्लूप्रिंट ले आता, वहाँ का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसका लेके आ जाता, जी ये वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर वो वहाँ की कोई अच्छी चीज़ें यहाँ पे लाता और ला के इंट्रोड्यूस कराता, तो मैं उसको बहुत बड़ा इंसान समझता। एक शख्स जो एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बना रहा है, जिससे कि इंसानियत का खून होता है, जिससे कि इंसानियत की तबाही मशरूत है, उस पे क्या फ़ख्र करना और उसको क्या अच्छा समझना। तो मैं तो कोई उनके लिए, डॉक्टर कदीर खान के लिए कोई अच्छे मेरे ख्यालात नहीं हैं और ना मैं उनको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता हूँ। सर दूसरी कंट्रीज में भी सुनने में आया था कि बेचने की बात की जा रही थी, नॉर्थ कोरिया वगैरह को भी वो शायद बेचना चाह रहे थे। वो नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल बेचना चाह रहे थे और कुछ चीज़ें उन्होंने गालिबन बेची भी डॉक्टर कदीर ने। लेकिन अब ये सारा कुछ जो है ना ये अनडॉक्यूमेंटेड है। कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन कोई डिटेल में कोई चीज़ें जो हैं वो उनकी जो वो अभी तक हमें नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन बहरहाल यानी डेफिनेटली चीज़ें बेची गई। जी सर कल से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर जब से अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि जी हॉलीडे होगी, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया आज का,
लोग सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, लोग सिर्फ मजाक बना रहे हैं, लोग इस बात को सीरियस नहीं ले रहे। और पब्लिक जो है वो अब क्या आपके ख्याल से सोचती है, जो सब हंस रहे हैं कि जी आज हमने छुट्टी मनाई है क्योंकि हमने एटम बम बनाया था, हम बम फोड़ने की जो है वो छुट्टी मना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इस किस्म की बातें लोगों ने, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है। लेकिन आपके ख्याल से पब्लिक अब किस तरफ सोच रही है? क्या उन्हें समझ आ गई है कि ये पैसा लगा के इन्होंने हमारे ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे, बस इसी को देखिए, संभालना है? पब्लिक को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज से। पब्लिक को अच्छी तालीम चाहिए। पब्लिक को आ, ये चाहिए कि महंगाई ना हो। पब्लिक को चाहिए कि रोजगार मिले। पब्लिक को चाहिए कि उनको पीने का पानी मिल जाए। पब्लिक को जो उनके अपने इमीडिएट मसाइल है वो चाहिए। पब्लिक को कोई दुश्मनी नहीं चाहिए किसी के साथ। पब्लिक नहीं चाहती कि आप एटम बम की आप नारे मारें और दूसरों को धमकियां दें और आप किसी से जंग करें जाके। पब्लिक अमन चाहती है, सुकून चाहती है, अच्छे रिलेशंस चाहती है हमसाया मुल्कों के साथ। पब्लिक की ये डिमांड्स हैं। आपने एटम बम बनाया है तो एटम बम को कोई पब्लिक के नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये बिल्कुल एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज रही है। और आप आज भी उतने ही इनसिक्योर हैं जितने आप एटम बम बनाने से पहले थे, बल्कि ज्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जैसे अभी आपने भी कहा कि बजट भी आने वाला है और यकीनन पब्लिक उससे भी परेशान है। अब वही होगा कि जो हमेशा होता रहे कि एजुकेशन का बजट सबसे कम होगा और डिफेंस का बजट सबसे ज्यादा होगा। तो जी पाकिस्तान एक डिसबैलेंस तरीके से चल रहा है। क्या इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या गलती कर रहे हैं? पिछले 76 ईयर से सेम मिस्टेक बार बार रिपीट की जा रही है, आखिर ये सीखते क्यों नहीं है? नहीं, सीखना नहीं है ना। वो जिस चीज में ताकतवर तबके की दिलचस्पी है उसी पे फोकस होगा ना। वो जिन लोगों को वो फायदे मिल रहे हैं वो तो फायदे उठाएंगे ना। वो जो एलीट क्लास है, जो पावरफुल क्लास है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनका फायदा जिस चीज में होगा वो तो उस पर फोकस करेंगे ना। उनको तो कोई गर्ज नहीं है कि आपने को महंगाई कम करनी है या आपने लोगों को बिजली फराहम करनी है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है कराची में, लाहौर में, मुल्तान में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप जरा ये देखें, जरा ये कंट्रास्ट देखें, ये कंट्राडिक्शन देखें कि वो मुल्क जो यौम तकबीर मना रहा है कि हमने एटम बम फोड़ा था आज के दिन, उस मुल्क में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है आज के दिन, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आपके पास सर। बिजली नहीं और आप कह रहे हैं जी हमारे पास एटम बम है। और महंगी बिजली दे रहे हैं सर, कहीं ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, उसके बावजूद बिजली नहीं है इनके पास। और एटम बम के लिए ये छुट्टियां मनाई जा रही हैं। ये अजीब किस्म की कंट्री है। लेकिन आगे जैसे अब मैंने कहा कि बजट में फिर एक बार महंगाई जो है वो बढ़ेगी और लोग जो है यकीनन और ज्यादा परेशानी में चले जाएंगे। लेकिन सर कई जगह तो केपीके और लाहौर में कई जगह तो मैंने ये भी सुना है कि 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग भी है। हो रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त। और क्योंकि और वो अब जैसा चीफ मिनिस्टर जो बन के बैठी हैं, जो हर वक्त फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लेने वाली लगती है मुझे, मरियम नवाज, उनसे कोई उम्मीद है कि कुछ करेंगी? बस वो यही करेंगे जी कि वो एक यूनिफॉर्म पहन के तो चली जाएंगी किसी परेड में और वहां सलामी ले लेंगी। और उसके बाद फिर वो जीप के ऊपर खड़ी होकर सलामी लेंगी। फिर वो कोई मार्च पास्ट होगा। फिर वो किसी घर में जाएंगी जहाँ पे वो कैमरामैन पहले से मौजूद होंगे 3-4। वो मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें लेंगे और वो किसी बच्चे को उठाएंगी। फिर उसकी अम्मी से 2-4 बातें करेंगी। फिर उसकी बहन से पूछेंगी वो किस स्कूल में पढ़ती है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो उनका तो यही आजकल चले। यही कुछ कर रही है वो आजकल। जी बहरहाल सर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, क्योंकि लोड शेडिंग तो बहरहाल अब 4 से 5 महीने लोगों को भुगतनी ही पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है
कि जिससे लोग बच पाएँ। बार-बार कहा जा रहा है कि जी सोलर पैनल खरीद लीजिए तो मसला हल हो जाएगा, यानी जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, उनसे लाखों के सोलर पैनल जो हैं वो खरीदने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे यही होता है। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जॉइन किया। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। ओके। ओके।